हाय, दिस इज संजय। सफ़र, ये वो वक्त है, ये वो दिन है जब पटना में सुर्ख हवा और सर्द फिजा का मौसम था। यूं कह लो कि पटना का मिजाज बड़ा ही औसम था, जहां हर कोई पहली बार पहुंचना चाहते हैं या पहुंचने के बारे में सोचना चाहते हैं। उसी आसमान में जाने को हम इनवाइटेड थे। अब लफ्ज़ों में क्या बयां करें कि हम कितना एक्साइटेड थे। सारी रात पैकिंग का काम खत्म करते हुए सुबह जब पटना के हवाई अड्डे पे पहुंच रहे थे और हवाई अड्डे से हवाई जहाज़ के बस में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। सोच इसलिए भी रहे थे कि नज़में और यादें कुछ एक जैसी है। कुछ याद करता हूँ, कुछ भूलता रहता हूँ। जब भी किसी शहर से बाहर निकलता हूँ, बीच में मुड़कर उसे घूरता रहता हूँ, ये सोचकर कि न जाने कब ज़िंदगी में सारे जज्बात हो, न जाने कब ये शहर मिले और न जाने कब मुलाकात हो। वैसे तो नज़्में कहानियाँ मैं तमाम कहता हूँ, पर जाते जाते उस शहर को सलाम कहता हूँ। पटना को सलाम तो कह दिया था, पर पटना का जवाब आना अभी बाकी था। इस शहर से मिलने वाला तोहफा अभी बाकी था। जब हवाई जहाज़ के अंदर गए, कुछ हवाई सुंदरियां हमें छूकर गुजर गई, और जब हमें बताया गया कि हमारी सीट क्या है और हमारी नज़र उधर गई, तब लगा कि आज के दिन के स्क्रिप्ट लिखने वाले गुलजार साहब किसी बहाने से खुद थे। मेरी सीट 17B पे थी और दोनों तरफ हुस्न के पैमाने मौजूद थे। तब वो मंजर देखकर हर शख्स, हर बंदा जैसे मुझसे रूठ गया। बड़े सलीके से जाकर मैं उस बीच वाली सीट पर बैठ गया। इसके हाथ में फेमिना की मैगजीन थी, उसके हाथ में आईफोन था, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि बीच में कौन आया और मैं कौन था। पर कहते हैं ना कि सफ़र का कारवां आगे चलता गया, इनमें से किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गया। फिर कहानी उस मंजर पर आती है जब मुझे लगा कि शायद चश्मों से धुआं निकलेगा, और इसी बात पर तुम्हारी निकल पड़ी। उन्हीं ख्यालों में पटना की उड़ान भी चल पड़ी। कुछ देर के बाद लाइटें जरा मध्यम हुई और आधे लोग बेहोश हो गए थे। न जाने कौन सी नींद थी जिसमें खामोश हो गए थे। कुछ देर के बाद तो नाश्तों को भी परोसा गया। इन दोनों में से कोई मुझसे बात करेगी, इस बात पर से मेरा भरोसा गया। किसी के खाने की आवाज़, किसी के चाय की चुस्कियाँ सुनाई दी कि अचानक दाईं तरफ वाली उस 17C की सीट से मुझे सिसकियाँ सुनाई दी। हाँ, अपने आप को शायद या अपना चैन सुकून खो रही थी। अपने हथेली के लफ्ज़ों को शायद अपने अश्कों से भिगो रही थी। हाँ, वही मोहतरमा थी जो न जाने कितने पलों से मुसलसल रो रही थी। इसके बाद तो मुझसे अपना ही दिल रखा न गया, मुझसे ये मंजर देखा न गया, और बड़ी हिम्मत से मैंने कहा, हैदराबाद आने वाला है, नज़दीक तो है, क्या हुआ, सब ठीक तो है। और उसने जब अपने आँखों से अश्क को पोंछते हुए मुझे समझाया और समझाते हुए ये कह दिया कि बात ठीक है या नहीं, जाने दो, हैदराबाद आ रहा है ना, आने दो। उसके बाद मैं ये सोचकर खामोश रह गया कि कहीं वो मुझको मौका पर बेगैरत न समझ ले, कहीं मेरी कोशिशों को गलत न समझ ले। ये सोचकर भी रुक गया कि शायद वो मुझसे रूठने ही वाली थी। पर कुछ देर बाद ये एहसास हुआ कि सैलाब छूटेगा और वो टूटने ही वाली थी। तब मेरे अंदर के कलाकार ने ये मुझसे कहा कि लाजिम है कि तुम शादीशुदा हो और किसी और को दिल में बसा नहीं सकते, पर तुम ये कैसे कलाकार हो कि किसी रोते हुए अजनबी को हंसा नहीं सकते। बस ये सोचकर मैंने किया हौसला था, समझो अपने आप से मैंने किया फैसला था। मैंने कहा कि अच्छा, कभी फ्लाइट वाले मेनू कार्ड से अपना रिश्ता निभाया है क्या? ये बताओ, कभी 200 का दाल चावल खाया है क्या? इतनी सी बात सुनकर समझो उसकी मायूसी और खामोशी मुस्कुराहट में बदल गई। मुझे पता नहीं वो सख्त लड़की थी या नहीं, मगर उस वक्त वो पिघल गई। और कुछ देर के बाद उसके हंसी की वजह से सारे बंदे आसपास से उठकर देख रहे थे मुझे ताड़ते हुए, क्योंकि हर छोटे मामूली से भी जुमले पर वो हंस देती दहाड़ते हुए। वो क्या है ना कि जो दर्द से गुजरता है वो दर्द से निकलने का मशवरा देता है। जो किसी भी बात पे रोता है वो हर किसी बात पे मुस्कुरा देता है।
पर हाँ, अगला कुछ जो घंटा बीता उसमें कुछ लम्हों को इस तरह बांटा हमने, एक दूसरे की आप बीती सुनी, एक दूसरे के तजुर्बों को बांटा हमने। मैंने कहा कि मैं आईटी में हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ, तो मेरी ज़िंदगी की है यही कहानी, कीबोर्ड और माउस के साथ ढलती है जवानी। पर मैंने गौर फरमाया कि उसकी मुस्कुराहटें, उसकी आवाज़ किसी बात पे कम हो जाती थी। जब भी हम रिश्तों की बात करते थे उसकी आंखें नम हो जाती थी। मुमकिन है शायद रिश्तों ने ही उसे धोखा दिया था और मैं इस बात से खुश था कि खुदा ने कुछ वक्त के लिए ही सही मरहम बनने का मौका दिया था। पर हाँ, उसे मैंने ये भी समझाया कि ज़िंदगी गमों से भरी है, पर गमों में जीना ज़रूरी तो नहीं। एक पढ़ी हुई कहानी याद आई और मैंने उससे कहा, ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं। उसे बताया कि मैं शौकिया लिखता हूँ, अपने फनकारी से मिलवाया तो वो मेरी फ़ैन हो गई थी और इससे पहले के नंबर बदलते वो फ़्लाइट हैदराबाद में लैंड हो गई थी। खैर, अपनी अपनी राहों पे चल के अपनी अपनी सवारियाँ पकड़ने का वक्त आया। हम कौन सा एक दूसरे के लिए बने थे, तो बिछड़ने का वक्त आया। पर कहते हैं ना कि वैसे तो ऑनलाइन आजकल हर अपडेट हैशटैग होता है। जाते जाते कुछ दो लाइनों में कह देना शायर का अपना स्वैग होता है। स्वैग के नाम पे मैंने कहा कि ज़िंदगी में गम है, खुशियाँ भी है। हर किसी से अपना रिश्ता निभाते रहो तुम। मुमकिन हो तो हमारे घर कभी आते जाते रहो तुम। शायद मेरे जैसा कोई मिले ना मिले, पर मिले ना मिले चाहे जो भी, मुस्कुराते रहो तुम। पता नहीं वो 2 मिनटों में या पूरे सफ़र में कैसे सहा मुझे, पर जाते जाते आखिरी कुछ लफ्ज़ों में कहा मुझे कि तुमने शायद मुझे पहचाना। मैं सिर्फ चैन सुकून ही नहीं, अपने आप को भी खोने वाली थी। अगर तुम मुझसे बात न करते तो अगले 4 घंटे बस रोने वाली थी। ये सबसे हंसी रस्म रुखसत थी। यह अलविदा कहने का सबसे बेहतरीन तरीका था। इसमें ये नहीं था कि कब मिलोगे या नहीं। आई विल मिस यू, आई विल सी यू। लेकिन दिल पे हाथ रख के बड़े प्यार से उसने कहा कि गॉड ब्लेस यू। समझो कि ज़िंदगी के कई जख्मों को दवा देता है। दिल भर आता है जब कोई अजनबी दोस्त अपना बन के दिल से दुआ देता है। मैं जानता था कि इस 4 घंटों के मुलाकात में उसके जख्म को मैंने सिले नहीं। इसके बाद तो शायद ही बात हुई और हम दोनों भी कभी मिले नहीं। पर एक बात समझ आ गई कि जब खुदा आप पर मेहरबान इस कदर हो जाए कि आपकी दुआओं का किसी और पे भी असर हो जाए, तब ज़िंदगी में दोस्त बनाना सीखो, क्योंकि लाजमी नहीं जो साथ में सफ़र करे वो हम सफ़र।